So my name is Momina Moin, and I have been teaching governance and public policy to CSS aspirants for almost more than 2.5 years now. I have done my MS in public policy from University of Management and Technology, Pakistan, and currently I'm doing my master's in diplomacy, law, and global change from Coventry University in UK. आज का जो ये हमारा सेशन है, इट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द टेक्निक, द ट्रिक्स एंड द मेथड टू अटेम्प्ट योर पेपर. In this 2.5 years, I have dealt with a lot of students. मैंने बहुत सारे students के साथ डील किया है, उनको पढ़ाया है, एंड उनसे जो है उनके क्वेश्चंस जो वो अटेम्प्ट करते हैं उसको इवैल्यूएट भी किया है, उसको फीडबैक भी दिया है. सो what I understand from all those papers, those attempted questions, and from the feedback that I get from students, उनके जो कंसर्न्स होते हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं, व्हाट दे डिस्कस विद मी, उसमें जो सबसे बड़ा इशू होता है वो होता है पेपर डिस्कशन का, पेपर अटेम्प्टेशन का, राइट? दैट हाउ आर वी सपोज टू अप्लाई दिस नॉलेज ऑन आवर पेपर. हमें अपने पेपर में ये जो हमने चीजें सीखी हैं, जो चीजें हमने पढ़ी हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हमने अंडरस्टैंड किए हैं, वो हम पेपर में किस तरह से अप्लाई करें. बिकॉज जब आप क्लास में चीजें सुन रहे होते हैं, जब आप कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, इट सीम्स वेरी इजी एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एट दैट टाइम. बट इवेंचुअली जब आपको कोई क्वेश्चन आता है जो कि प्रॉबेबली एक थोड़ी सी कोई आपको जो है ट्विस्टेड स्टेटमेंट जो है वो पेपर में पूछी जाती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें आपसे नहीं पूछी जाती, उसमें फिर क्या होता है कि स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड एंड दे, सिंस उन्होंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की होती क्वेश्चन अटेम्प्टेशन की, तो फिर क्या होता है कि वो सही से क्वेश्चन की स्टेटमेंट को इंटरप्रेट नहीं कर पाते. समटाइम्स आप सही से अपनी स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन नहीं कर पाते. समटाइम्स आपको जो लग रहा होता है कि जी क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, एक्चुअली वो नहीं पूछा जा रहा होता. सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी इम्प्रूव्ड. आपका ये जो पेपर अटेम्प्टिंग का मसला है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस से इम्प्रूव हो सकता है. आज हम कुछ जो है चीजें देखेंगे ब्रीफली कि किस तरह से आप अपनी पेपर अटेम्प्ट को बेहतर बना सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस को किस तरह से इन अ बेटर वे अटेम्प्ट कर सकते हैं. सो फॉर दैट सबसे पहले तो हम कुछ जनरल चीजें देखेंगे जो कि आपके हर पेपर के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट हैं एंड नॉट जस्ट कन्फाइंड टू गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी. उसमें आपकी टाइम मैनेजमेंट आ जाती है. सबसे पहले आपको जो चीज मेक श्योर करनी है वो ये है कि आप अपनी जो आंसर है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आप पहले तो उनको डोंट जस्ट स्टार्ट राइटिंग राइट अवे. जैसे ही आपको स्टेटमेंट आप देखते हैं, आपने उसको साथ ही लिखना नहीं शुरू कर देना. आपने उसके ऊपर थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है. बिकॉज एट टाइम्स होता क्या है, हम कोई क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं बट देन इवेंचुअली इन द मिडल ऑफ इट हमें रियलाइज होता है कि हमें ये आंसर उतना अच्छे से नहीं आता था जितना हमने एक्सपेक्ट किया था. वो जो स्टेटमेंट पढ़ के आपको 2-3 फेमिलियर वर्ड्स नजर आते हैं तो वी थिंक दैट वी नो दिस क्वेश्चन, बट एक्चुअली डाउन द रोड फिर हमें पता चलता है कि हमें ये क्वेश्चन उतने अच्छे तरीके से नहीं आता था. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू आर सपोज टू डू इट, जब आप एक क्वेश्चन पढ़ें, गिव इट 2 to 3 minutes. अपने माइंड में आपने एक मेंटल मैप बनाना है कि आप इस क्वेश्चन में, इसके आंसर में आप क्या क्या चीज जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं, आपकी मेन हेडिंग्स क्या होंगी. आपने अपना एक पूरा जो रोड मैप है अपने क्वेश्चन का, वो आपने डेवलप करना है, राइट? एंड उसके लिए आपको अपने पेपर पर आउटलाइन, क्वेश्चन की जो आंसर की आउटलाइन है वो बनाने की जरूरत नहीं है. दिस इज जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस, ताकि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए मसला ना हो, राइट? सो ये चीज आपने सबसे पहले करनी है. गिव 2 to 3 minutes फॉर योर ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड देन स्टार्ट
राइटिंग। अब आप चाहें तो इसको एज अ रफ वर्क आप अपनी आउटलाइन कहीं बना सकते हैं, बट दैट्स दैट। उसके बाद वंस यू हैव स्टार्टेड राइटिंग योर आंसर, मेक श्योर दैट यू डू नॉट ओवर, आप किसी एक क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा ओवर टाइम दे दें और किसी एक क्वेश्चन को आप बिल्कुल टाइम ना दें। यूजुअली हम क्या करते हैं, द क्वेश्चंस वी नो बेस्ट, हम उनको पहले से स्टार्ट करते हैं, राइट। द फर्स्ट क्वेश्चन जो भी हमारे पेपर में पहला क्वेश्चन होता है वो वाला होता है जो हमें बेस्ट आता है। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि हम अपना जो मैक्सिमम टाइम है वो उसको बेहतर बनाने के लिए, जो चीज हमें आती है बहुत अच्छे से उसको हम बेहतर बनाने के लिए मैक्सिमम टाइम उस पर कंज्यूम कर देते हैं। एंड व्हेन वी कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, उस पॉइंट पर हमारे पास जो चौथा क्वेश्चन होता है, यूजुअली वो वाला क्वेश्चन होता है जिसमें हमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं आती और उसमें हम बहुत कम टाइम और बहुत कम कंटेंट एग्जामिनर को प्रोवाइड करते हैं, which leaves a very bad impression of your overall paper, and this should be avoided in any case. आप अपने सारे questions को इक्वल अटेंशन दें बिकॉज दे आर होल्डिंग इक्वल मार्क्स। तो आपने उसको इक्वल अटेंशन देनी है, आपने इस तरह से अपने पेपर को सीरियसली लेना है, हर क्वेश्चन को सीरियसली लेना है, एवरी क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है जी। तो आपने अपने एक क्वेश्चन को 30 to 35 मिनट्स आपने देने हैं उसको अटेम्प्ट करने के लिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग के आपने 2 से 3 मिनट अलग रखने हैं ताकि वंस यू आर डन विद ऑल योर 4 क्वेश्चंस आपके पास एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स आपके पास प्रूफ रीडिंग के लिए लाजमी होने चाहिए। डू नॉट गिव योर पेपर विदाउट प्रूफ रीडिंग इट। जब आप प्रूफ रीडिंग करते हैं तो फिर यू रियलाइज कि आपकी कितनी मिस्टेक्स थी जो कि आपने लिखते हुए, बिकॉज यू वर राइटिंग इन अ वेरी, आप जो है बहुत जल्दी में लिख रहे थे, तो डेफिनेटली आपने उसमें कुछ मिस्टेक्स की होंगी। सो try to proofread your answer before you hand over your paper to the examiner। ठीक है जी। उसके लिए आपने कुछ टाइम अपना मैनेज करना है। और ये टाइम मैनेजमेंट आपको आएगी कैसे, टाइम मैनेजमेंट आपकी बेहतर होगी कैसे, वो विदाउट प्रैक्टिस नहीं हो सकती। विदाउट प्रैक्टिस डू नॉट एक्सपेक्ट कि आप पेपर में जाके बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लेंगे। आपको इसके लिए अपने आप को टेस्ट करना होगा। गिव योर सेल्फ एग्जैक्ट टाइम जो कि आपको पेपर में दिया होता है एंड अटेम्प्ट अ पेपर। पेपर को अटेम्प्ट करें, अपनी प्रैक्टिस करें, अपनी टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करें, बिकॉज दिस इज वन इशू दैट यूजुअली स्टूडेंट्स फेस एंड उनकी परफॉर्मेंस इस एक मसले की वजह से खराब हो जाती है। सो डू टेक केयर ऑफ योर टाइम। आपके पास बहुत कम टाइम होता है, आपने बहुत ज्यादा काम करना होता है उसके अंदर, सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मैनेज इट प्रॉपरली, राइट। उसके बाद आ जाती है आपकी प्रेजेंटेशन। योर प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम बचपन से ये चीज सीखते हैं कि जी हमारा जो पेपर है उसमें हमें डिफरेंट मार्कर्स का इस्तेमाल करना है, ब्लू एंड ब्लैक मार्कर्स का इस्तेमाल करना है, ब्लू एंड ब्लैक पॉइंटर्स का इस्तेमाल करना है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आप चाहते हैं कि एग्जामिनर इन चीजों को जरूर देखे। उसके लिए आप उसको प्रोमिनेंट करने के लिए, उसको हाईलाइट करने के लिए यूज अ मार्कर, यूज अ डिफरेंट पॉइंटर। मे बी अगर आप ब्लू से लिख रहे हैं तो आपको बीच में ब्लैक पॉइंटर से उस चीज को हाईलाइट करना पड़ेगा, राइट। आपका पेपर अच्छा दिखेगा तो एग्जामिनर उसको अच्छे से चेक करेगा, राइट। आपने अपनी हेडिंग्स जो है वो प्रॉपरली देनी है, हेडिंग्स को आपने अंडरलाइन करना है, आपका पेपर बहुत नीट होना चाहिए। आप इस चीज को मेक श्योर करें कि आप बिला वजह के अपनी जो गलतियां करके जो आप कटिंग करते हैं, ट्राई टू अवॉइड दैट एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, बिकॉज दैट लीव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन ऑन योर ओवरऑल प्रेजेंटेशन ऑफ योर पेपर। तो इसके अंदर आपको अपनी प्रेजेंटेशन पर फोकस करना होगा। अगर आपको लग रहा है आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें यू कैन इवन गिव सम फॉर्म ऑफ, आप कोई ग्राफ बना सकते हैं, आप किसी तरह का कोई पाई चार्ट बना सकते हैं, आप आप कोई गवर्नमेंट रिपोर्ट को, किसी गवर्नमेंट रिपोर्ट को आप इन अ पाई फॉर्म
पाई चार्ट की फॉर्म में जो है आप उसको जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इफ यू थिंक आपको किसी भी क्वेश्चन में लगे कि यहाँ पर आप ये चीज प्रैक्टिस कर सकते हैं, डू नॉट मिस दैट। ठीक है जी, इससे आपके पेपर में एक आपको एडिशनल एज मिल जाता है, बिकॉज ये आपका एक कंपेटिटिव एग्जाम है। द बेटर योर क्वेश्चन, द बेटर योर आंसर, द बेटर ग्रेड्स यू आर गोइंग टू गेट। And that is very important in CSS और all other competitive exams, because इसके अंदर आपने सिर्फ पास नहीं होना होता, आपने अच्छा स्कोर लेना होता है, राइट? नेक्स्ट चीज क्या है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना। स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना, उसको सही से इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी होता है। इसको अब हम स्पेसिफिकली गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। पास्ट पेपर्स से मैंने कुछ 2-3 क्वेश्चंस जो हैं वो रिसेंट जो भी आपके पेपर्स हुए हैं उसमें से मैंने शॉर्टलिस्ट करके आई हैव ट्राइड कि मैं आपको एक थोड़ा सा जो है इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा सकूं कि जो आपको कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स आती हैं उनको आप किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, किस तरह से उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं, कैसे आपने अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। इसके अंदर आई हैव गिवन अ फ्यू एग्जांपल्स एंड वी आर गोइंग टू मूव टू दीज क्वेश्चंस। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन जो आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, दैट इज अबाउट केरला's डिसेंट्रलाइजेशन मॉडल। आप में से जिसने भी गवर्नेंस इन पब्लिक पॉलिसी को पढ़ा है, आपने अगर कोई सिलेबस आउटलाइन पढ़ी है, तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस टॉपिक, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, जिसके अंदर हम केरला के मॉडल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन को पढ़ते हैं। तो उसमें आपसे जो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन है दैट इज वेरी सिंपल। उसने आपसे सिंपली पहली जो स्टेटमेंट है वो तो एक सेटल्ड फैक्ट है। ठीक है जी, आपने अपनी स्टेटमेंट में इस चीज के दरमियान डिफरेंशिएट करना है कि आपको एग्जामिनर ने सेटल्ड फैक्ट कौन सा दिया है और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है। यूजुअली जो आपका थोड़ा लेंथी स्टेटमेंट होती है उसके अंदर आपकी एक जो है ना, वन पार्ट ऑफ योर स्टेटमेंट इज द सेटल्ड फैक्ट, जो कि उसने आपको बता दिया है, उस पे उसने आपसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं मांगा। ठीक है जी, उसने आपको बता दिया है। केरला's गवर्निंग मॉडल प्रेजेंट्स अ थ्योरी ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट, दैट इज समथिंग व्हिच इज गिवन, दैट इज समथिंग दैट इज सेटल्ड। ठीक है जी, उसके बाद वो अगली बात आपसे क्या कर रहा है, क्रिटिकली इवैल्यूएट। अब इसको मैंने हाईलाइट क्यों किया है, बिकॉज आपकी ये जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं इन योर पेपर, इन योर क्वेश्चन, समटाइम्स आपको कहा जाता है क्रिटिकली इवैल्यूएट, समटाइम्स आपको कहा जाता है डिस्क्राइब, समटाइम्स आपको कहा जाता है डिस्कस, समटाइम्स आपको कहा जाता है कमेंट, राइट? समटाइम्स आपको कहा जाता है कंपेयर एंड कंट्रास्ट। तो उसके अंदर आपने आपसे एग्जैक्टली एग्जामिनर एक्सपेक्ट क्या कर रहा है यहाँ पर आपने वो बताना होता है। ठीक है जी, क्रिटिकली इवैल्यूएट की जो टर्म है इसको हम किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं? क्या आप में से कोई मुझे अपनी अंडरस्टैंडिंग बताएगा अबाउट क्रिटिकली इवैल्यूएट? अगर आपको क्वेश्चन में ये आ जाता है ये वर्ड क्रिटिकली इवैल्यूएट, आपको क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी? आप इस क्वेश्चन, आपको क्या लग रहा है कि एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? कोई बता सकता है मुझे? इफ यू वांट यू कैन टाइप योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स। Okay, yes, we do have an answer, positive and negative aspects. Okay, what else? What else do you think is expected from you when you're asked to critically evaluate something? Discussing through others' opinion. Okay, and measures to overcome. Okay, very right. बिल्कुल, देखें क्रिटिकली इवैल्यूएट का जब टर्म आ जाती है ना, तो क्रिटिकली इवैल्यूएट का मतलब ये होता है कि आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसके अंदर आपसे जो सवाल पूछा गया है उसमें जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी आपसे जिस बारे में सवाल पूछा जा रहा है, आप उसको एग्जामिन भी करेंगे, आप उसको एनालाइज भी करेंगे,
आप उसके लिए एविडेंस भी प्रोवाइड करेंगे, आप उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कंसिडर करेंगे और अगर ज़रूरत है तो आप उसके अंदर रिकमेंडेशंस भी देंगे। क्रिटिकली इवैल्यूएट जो है ना, एक बहुत इन डेप्थ एनालिसिस हो जाता है जो भी चीज़ आपसे पूछी जा रही है। अब यहाँ पे उसने आपसे क्या पूछा है? क्रिटिकली इवैल्यूएट द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ दिस एक्सपीरियंस इन केरला। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, जो सबसे पहली स्टेटमेंट थी वो सेटल्ड फैक्ट था, जिसमें उसने आपको बता दिया कि यस, केरला's गवर्निंग मॉडल प्रेजेंट्स अ थ्योरी ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट। सेकंड पार्ट में वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जिसमें वो आपसे ये कह रहा है कि क्रिटिकली इवैल्यूएट द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ दिस एक्सपीरियंस इन केरला। अब आपने ये जो पूरा सिस्टम है केरला का, केरला की जो डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल है, इसको आपने क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है, आपने इसको इन डेप्थ एनालाइज करना है, उसके ऊपर आपने फिर एविडेंस भी प्रोवाइड करना है। जैसे अगर आप उसकी स्ट्रेंथ्स बताते हैं कि ठीक है जी, यहाँ पर जो है आपकी जो डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल है इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड है, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग है कि यहाँ पर केरला जो है इट इज कंसिडर्ड टू बी द लीस्ट करप्ट स्टेट इन इंडिया। अब आपने उसको ये एक स्ट्रेंथ बता दी, अब आपने इसको अपने एविडेंस से सपोर्ट भी करना है। आप उसके अंदर कोई रिपोर्ट भी बताएंगे, जैसे कि आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को कोट कर सकते हैं या किसी भी इस तरह की वैलिड रिपोर्ट को आप इसके अंदर कोट करेंगे कि यस, दिस इज द एविडेंस ऑफ व्हाट आई हैव जस्ट सेड। क्योंकि अगर आप इस तरह से अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो ये तो सिर्फ आपका ओपिनियन हो जाएगा ना। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जी केरला का जो मॉडल है इट इज वेरी इफेक्टिव, इसके अंदर बहुत ऑर्गेनाइज्ड मॉडल है और यहाँ पर जो है बहुत अकाउंटेबिलिटी का निजाम जो है वो बहुत अच्छा है। नाउ दैट इज योर ओपिनियन, हाउ डू यू जस्टिफाई योर ओपिनियन? आपने उसको बैक करना है, आपने उसको सपोर्ट करना है थ्रू एविडेंस। एविडेंस क्या है? एविडेंस में आपके रिपोर्ट्स हो सकती हैं, एविडेंस में आपके कोई स्टैटिस्टिक्स हो सकते हैं, एविडेंस में आपके किसी आप किसी ऑथर को कोट कर सकते हैं, किसी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन को कोट कर सकते हैं, राइट? सो आपने ये बताना है कि अच्छा जी, दिस इज वन स्ट्रेंथ ऑफ दिस सिस्टम कि यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। फिर उसको आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है कि अच्छा अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स क्या अडॉप्ट किए गए हैं केरला में, एंड देन यू हैव टू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट विद एविडेंस। ठीक है जी, एविडेंस आपने दे दिया, उसके बाद आपने इसी तरह से वीकनेसेस बतानी है इस सिस्टम की, क्या क्या आपको लगता है कि वीकनेसेस हैं, एंड अगेन यू हैव टू सपोर्ट दोज वीकनेसेस विद एविडेंस। आपने उसको एविडेंस के साथ सपोर्ट करना है। ठीक है, अब जो अगला पार्ट ऑफ क्वेश्चन है वो क्या है जी? व्हाट इज द फीजिबिलिटी ऑफ इट्स एडॉप्शन इन योर प्रोविंस इन पाकिस्तान? अब आपने अपने प्रोविंस के बारे में बताना है कि आपके प्रोविंस में आपको क्या लगता है किस हद तक आप इस मॉडल को एडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसके अंदर फिर आपको अपने जो है ना इंसाइट देनी होगी अबाउट योर प्रोविंशियल सेटअप। अब इसके अंदर आप जो है, अगर हम इसको थोड़ा सा जनरली देखें, अगर हम सारे प्रोविंसेस की बात करें जिसके अंदर फिर ऑब्वियसली आप उसको स्पेसिफिक करेंगे अपने स्टैट्स अपने फिगर्स के साथ, बट जनरली अगर हम देखें तो हम इसके अंदर फिस्कल रिसोर्सेस की बात कर सकते हैं। ठीक है जी, कि हमारे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं हमारे प्रोविंस में, जो फाइनेंसेस की सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए हम क्या कह सकते हैं कि जी किस हद तक फीजिबल है हमारे प्रोविंस में इस सेटअप का एडॉप्ट होना, इस मॉडल का एडॉप्ट होना। ठीक है जी, आप फिर इसके अंदर गवर्नेंस कैपेसिटी की बात कर सकते हैं, आप इसके अंदर अपने कल्चरल एस्पेक्ट को हाईलाइट कर सकते हैं कि आपका जो प्रोविंस है वहां पर जो कल्चरल आपका जो साइड है, जो आपकी कल्चरल डायमेंशन है, हाउ सपोर्टिव डू यू थिंक इट कैन बी in order to adopt this model in your province? तो इसके लिए आपके पास अपने प्रोविंस का जो स्पेसिफिक नॉलेज है, कुछ आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये सारी चीजें होना जरूरी है, बिकॉज इफ यू आर ओनली गिविंग योर ओपिनियन that does not count until and unless you support it through evidence.
Are you all with me? अब जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, which I have again taken from your recent papers of CSS Public Policy and Governance, इसके अंदर अब ये क्वेश्चन जो है तो बहुत आसान, लेकिन ये मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब इसके अंदर उसने बहुत सिंपल सिंपल सी बातें आपसे बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट जो है ना पार्ट्स में पूछी हुई हैं। पहला पार्ट उसने आपसे पूछा है, हाउ कैन ब्यूरोक्रेट्स एंड ब्यूरोक्रेसीज बी हेल्ड अकाउंटेबल? आप ब्यूरोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेसी को कैसे अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं? ठीक है जी। अगला पार्ट उसने पूछा है, बाय whom एंड बाय व्हाट मीन्स कैन दे बी हेल्ड अकाउंटेबल? सही है, कौन अकाउंटेबल होल्ड कर सकता है और किस तरीके से होल्ड कर सकता है? ठीक है जी। तीसरा पार्ट उसमें उसने आपसे पूछा है, डिस्क्राइब। अब यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है वो यूज हुआ है डिस्क्राइब का, जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। डिस्क्राइब द मेजर्स एंड स्टेप्स टेकन टू इंक्रीज ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। व्हेन द वर्ड डिस्क्राइब कम्स इन योर क्वेश्चन, इट मीन्स के आपसे उसने, एग्जामिनर ने आपसे वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसको पूरी की पूरी कहानी सुनाएंगे। ठीक है जी। जो भी उस चीज के बारे में उसने आपसे, जो आपसे रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आपने उसको पूरी कहानी बतानी है। डिस्क्राइब द मेजर्स एंड स्टेप्स टेकन टू इंक्रीज ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। क्या स्टेप्स, क्या मेजर्स लिए गए हैं ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को बेहतर करने के लिए? हाउ डू द जुडिशियल, द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव ब्रांचेस ऑफ government hold the bureaucrats and bureaucracies accountable? तीसरे पार्ट में उसने आपसे स्पेसिफिकली पूछा है जी जुडिशरी के बारे में, एग्जीक्यूटिव के बारे में और लेजिस्लेचर के बारे में। ठीक है जी। ये जो 3 ब्रांचेस होती हैं आपकी गवर्नमेंट की, उसने इन तीनों के बारे में आपसे स्पेसिफिकली पूछा है कि ये किस तरह से अकाउंटेबल होल्ड करते हैं अपनी ब्यूरोक्रेसी को। ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा मजीद जो है वो देखते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो उसने पूछा है ना कि ब्यूरोक्रेसी और ये जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनको कैसे अकाउंटेबल होल्ड किया जा सकता है? हाउ कैन ब्यूरोक्रेसीज एंड ब्यूरोक्रेट्स बी हेल्ड अकाउंटेबल? सही है। सबसे पहले तो इसके अंदर इंट्रोडक्शन में आप ये बताएंगे कि अकाउंटेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। हाउ सिग्निफिकेंट इज अकाउंटेबिलिटी? आप अकाउंटेबिलिटी की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देंगे, आप अकाउंटेबिलिटी की 1-2 डेफिनेशंस देंगे कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो कितनी जरूरी होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में। ठीक है जी। फिर आप बताएंगे कि जो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स हैं, जो अकाउंटेबिलिटी मेयर्स हैं, वो कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। कंट्री टू कंट्री आपका जो सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी है वो वेरी करता है। आई कम टू योर क्वेश्चंस एज वेल। एक दफा मैं इस चीज को जो है वो आपके साथ डिस्कस कर लूं, उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चंस जो है वो मेरे पास चैट बॉक्स में है। आई कम टू योर क्वेश्चंस वंस आई एम डन विद दिस। सो इसके अंदर आप बताएंगे कि जी कितनी इंपॉर्टेंट है अकाउंटेबिलिटी फॉर ट्रांसपेरेंसी, फॉर एफिशिएंसी, फॉर रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, और किस तरह से आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, उसको कैसे आप अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं। उसमें आप बताएंगे जी, अब आप अपना जो है ना, इस जो मेन कंटेंट है आपके क्वेश्चन की, जो मेन बॉडी है आपका क्वेश्चन, बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है ना। एक आपका इंट्रोडक्शन होता है, एक आपकी मेन बॉडी होती है और एक आपका कंक्लूजन होता है। अब आपकी जो इंट्रोडक्शन होता है, इट इज बेसिकली अ समरी ऑफ योर स्टांस, ऑफ योर आंसर। आपके आंसर की एक समरी होती है, एक ब्रीफ समरी होती है, जिसके अंदर आप अपने एग्जामिनर को अपना जो ओपिनियन है, आपका जो स्टांस है, जो आप अपने इस पेपर में जो आंसर है उसमें लेने वाले हैं, वो आप उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है जी। तो उसके अंदर आप ये बता कि उसके बाद कम टू द मेन बॉडी, जिसके अंदर अब आपके
हेडर्स स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी जो हेडिंग्स हैं आपने वो अब जो है ना स्टार्ट कर देनी है। कौन अकाउंटेबल होल्ड कर सकता है एंड व्हाट मीन्स आर यूज। अब इसके अंदर आप जो है बाय हुम में आप बता सकते हैं कि जी देयर आर डिफरेंट यू नो इंस्टीट्यूट्स हैं आपके, या आपकी जो डिफरेंट फॉर एग्जांपल आपके सिटीजन्स किस तरह से आपके जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनको कैसे अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं, वोटिंग के थ्रू वो किस तरह से अपने जो ऑफिशियल्स हैं, जो उनके रूलर्स हैं, उनको वो कैसे अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं, मीडिया कैसे रोल प्ले करता है आपके पब्लिक ऑफिशियल्स को अकाउंटेबल होल्ड करने में, आपकी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस क्या रोल प्ले करती हैं, ये चीजें आपने बताना है कि जी बाय हुम। ठीक है, फिर बाय व्हाट मीन्स में आप आ सकते हैं इस चीज के ऊपर कि जी आपके जो डिफरेंट लेजिस्लेशंस होती हैं, आपके जो डिफरेंट लॉज होते हैं, आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो इटसेल्फ अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है। आपकी जो डिफरेंट बॉडीज, इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं, जैसे कि नैब है, जैसे कि आपका ऑफिस ऑफ अम्बड्समैन है, जैसे कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ ऑडिट है, ये सारे आपके अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स हैं, ये सारे आपके वो मीन्स, वो स्ट्रैटेजीज हैं जिनके थ्रू आप अपने ऑफिशियल्स को, अपने इंस्टीट्यूशंस को आप अकाउंटेबल होल्ड करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसने आपसे पूछा कि डिस्क्राइब द मेजर्स एंड स्टेप्स टेकन टू इंक्रीज ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। क्या मेयर्स, क्या स्टेप्स जनरली लिए जाते हैं टू इंक्रीज द ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। अब यहाँ पर उसने आपसे कोई स्पेसिफिक कंट्री के बारे में नहीं पूछा, उसने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान में ये कैसे होता है। ठीक है, उसने आपसे सिंपली पूछा है कि डिस्क्राइब द मेयर्स एंड स्टेप्स टेकन टू इंक्रीज ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। अब इसके अंदर आपने जनरल हेडिंग्स देनी है, बट here I would like to clarify this point कि जहां पर आप जेनेरिक बातें कर रहे होते हैं, जहां पर आपको लगता है कि जी यहाँ पे आपने जनरल हेडिंग्स देनी है, आपने उन जनरल हेडिंग्स या उन जेनेरिक पॉइंट्स को भी स्पेसिफिक बनाना होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट दैट यू आर डीलिंग विद। अगर आप गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर आप अपने उन जनरल हेडिंग्स के अंदर भी ऐसा कंटेंट दें, या हेडिंग्स में कोई ऐसे आप स्पेसिफिक जार्गन्स, कोई ऐसी टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करें जिससे एग्जामिनर को ये इंसाइट चली जाए, उसको ये इम्प्रेशन मिल जाए कि आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है, यू हैव अ ग्रिप ऑन योर सब्जेक्ट, राइट। सो व्हेन दे आर आस्किंग यू डिस्क्राइब द मेजर्स एंड स्टेप्स टेकन टू इंक्रीज ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, तो फिर उसके अंदर आपने डिफरेंट जो है ना टर्मिनोलॉजीज इस तरह की आपने इस्तेमाल करनी है जिससे उसको पता चले कि यस यू नो अबाउट इट। जैसे कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात करें, ठीक है जी, आप इसके अंदर जो है विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन की बात करें, आप इसके अंदर किसी, अगर आप अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क की बात करें तो आप उसके अंदर एग्जाम्पल दें कि अच्छा जी, जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में हमारे पास ये बॉडीज हैं जो कि आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है उसको इंश्योर करते हैं, राइट। हमारे पास FIA का इदारा है, हमारे पास नैब का इदारा है, ये वो ऑटोनमस बॉडीज हैं जो कि इस चीज को मेक श्योर करती हैं कि जी आपके सिस्टम में आपके जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनको अकाउंटेबल होल्ड करने के लिए आपके पास कोई मैकेनिज्म हो, राइट। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू make this generic question into a specific question by giving evidence, by giving examples, by using terminologies and jargons which are specific to this entire subject। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसके अंदर अगर हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें आप वुड्रो विल्सन का जिक्र भी कर सकते हैं कि वुड्रो विल्सन ने अगर लेट्स से यू आर टॉकिंग अबाउट करप्शन, और यू आर टॉकिंग अबाउट नेपोटिज्म, और यू आर टॉकिंग अबाउट हायरिंग ऑन द बेसिस ऑफ फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म, तो आप उसके अंदर स्पॉइल सिस्टम वर्सेस मेरिट सिस्टम की बात करें। इस तरह से आपने अपने इस पूरे जो क्वेश्चन है इसको आपने स्पेसिफिक बनाना है। आपके एग्जामिनर को ये पता चलना चाहिए इसको पढ़ के कि जी आपने पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस का पेपर अटेम्प्ट किया है। ठीक है, अब तीसरा पार्ट जो है क्वेश्चन का, हाउ डू द जुडिशियल
The executive and the legislative branches of government hold bureaucrats and bureaucracies accountable. अब ये जो हमारा एक सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिस्टम है, यहाँ पे इसने उसको हाईलाइट किया है, क्योंकि ये सेपरेशन ऑफ पावर है, ये क्या है? ये मॉन्टेस्क्यू का आइडिया है, जिसके अंदर उसका जो मेन आइडिया है वो ये है कि ऑल थ्री ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, किसी में भी पावर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगी, एंड दे all the three branches are going to act as a watchdog on the other. एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम जो है वो मेंटेन्ड रहेगा, राइट? तो इसके अंदर जो है, आप फॉर एग्जांपल आप जुडिशरी की बात करते हैं, उसके अंदर आप बताएंगे कि आपकी जुडिशरी के पास कौन सी पावर्स हैं, कौन सी अथॉरिटीज हैं जिसके थ्रू वो अकाउंटेबिलिटी को होल्ड कर सकते हैं, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू का जो ऑप्शन होता है, जैसे कि सो मोटो एक्शंस होते हैं, राइट? ये चीजें जो हैं आपकी जुडिशरी को ये पावर देती हैं, ये अथॉरिटी देती हैं कि वो आपके जो एग्जीक्यूटिव है, आपके जो लेजिस्लेटिव ब्रांचेस हैं, उनको अकाउंटेबल होल्ड कर सके। सिमिलरली आपका जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, उसमें भी, आपके एग्जीक्यूटिव ब्रांच में भी कुछ ऐसी पावर्स, कुछ ऐसी अथॉरिटीज जो हैं वो इनकॉर्पोरेटेड होती हैं, जिसके थ्रू वो अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो लेट्स से योर प्रोसेस ऑफ, आपका जो प्रोसेस ऑफ बजट है, ठीक है जी, आपकी जो बजटिंग प्रोसेस होता है, उसके अंदर आपकी एग्जीक्यूटिव का एक बड़ा मेजर रोल होता है, राइट? सिमिलरली जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जो आपकी हायर अपॉइंटमेंट्स होती हैं, लेट्स से आपने अपने हायर सिविल सर्वेंट्स में किसी को अपॉइंट करना है, योर चीफ एग्जीक्यूटिव हैज द अथॉरिटी टू अपॉइंट अ हायर सिविल सर्वेंट, आपको उस पूरे ड्यू प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता। सो दीज आर द अथॉरिटीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड विद इन द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ योर गवर्नमेंट, जिसके थ्रू वो अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपनी जो बाकी ब्रांचेस हैं उनको अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं। देन यू हैव योर लेजिस्लेटिव ब्रांच, आपका जो ऑडिट का प्रोसीजर है, आपका जो आपकी जो पब्लिक, आपकी जो पार्लियामेंट्री डिबेट्स होती हैं, जो डिस्कशंस होती हैं, ये आपके लेजिस्लेटिव ब्रांच के पास ये अथॉरिटीज होती हैं। फिर आपकी जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो आपके लेजिस्लेचर से पास होता है, राइट? सो योर लेजिस्लेचर हैज द अथॉरिटी टू फॉर्मुलेट योर पॉलिसी फ्रेमवर्क्स, जिसके ऊपर फिर आपकी जो डिटेल्ड वर्किंग है वो आपकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच करती है। बट देन अगेन जो फाइनल अप्रूवल है, अप्रूवल या रिजेक्शन, दैट अथॉरिटी लाइज विद your legislative branches of the government. So ये जो आपका system of separation of powers है, ये itself एक accountability mechanism है, जिसके अंदर आपकी तीनों branches of government जो है वो एक दूसरे के ऊपर check and balance रखती हैं, right? So इस तरह से आप अपने इस question को आंसर करेंगे in a detailed way। आप हर part को बिल्कुल जो है ना आपने जस्टिफाई करना है, आपने उसको इक्वल अटेंशन देनी है, ठीक है? आपका जो आइडियल आंसर है, इट शुड लाई समवेयर बिटवीन 550 to 650 वर्ड्स। इससे कम अगर होगा तो इसका मतलब आपने फिर कंटेंट सही नहीं लिखा या सफिशिएंट कंटेंट नहीं लिखा, राइट? क्योंकि एक जो आइडियल आंसर है ना आपका, अगर आप बिल्कुल सही सही इंफॉर्मेशन एंड by the number of words, I'm not saying just fill the sheets with irrelevant content. You have to be relevant, you have to be comprehensive, yet you have to be precise. So an ideal answer lies somewhere between 550 words to 650 words. उसके बाद जी हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, जिसके पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस का जो एक ट्रिक है ना इस पेपर को हल करने का, वो ये है कि आप कोई भी एक से दो पॉलिसीज अपनी, जो कोई भी आपकी, चाहे वो कोई हेल्थ सेक्टर से रेलेवेंट है, वो कोई भी पॉलिसी हो सकती है, XYZ, एनी पॉलिसी ऑफ योर चॉइस, आप उसको हॉलिस्टिकली अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है जी? कैसे बनी, क्या रीजन था बनने का, उसकी पॉलिसी फॉर्मुलेशन किस तरह से हुई, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया गया, उसको कैसे इवैल्यूएट किया गया, रिजल्ट्स क्या आए, उसके बाद क्या उसमें कोई मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाई गई या उसको टर्मिनेट किया गया या नहीं किया गया। यू हैव टू चूज अ पॉलिसी ऑफ योर ओन चॉइस एंड जस्ट अंडरस्टैंड इट इंटायरली, उसको आपने हॉलिस्टिकली समझ लेना है।
क्योंकि गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के पेपर में आपको एक सवाल मिनिमम जो है ना ऐसा जरूर आता है, एटलीस्ट आपको एक क्वेश्चन आएगा जिसमें वो आपसे ये कहेगा एग्जामिनर कि आप अपनी मर्जी की कोई पॉलिसी चूज करके उस पे आप अपना जो पॉलिसी प्रोसेस है उसको अप्लाई करें, या फिर पॉलिसी प्रोसेस को अपनी मर्जी की कोई पॉलिसी चूज करके उस पे आप देखें कि वो किस तरह से सारे जो स्टेजेस थी आपकी पब्लिक पॉलिसी की वो कैसे उस आपकी पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट होती हैं। सो एक पॉलिसी आपको जरूर आपके फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए, कब बनी, क्यों बनी, कैसे बनी, कैसे इम्प्लीमेंट हुई, कितना अरसा चली, क्या मॉडिफिकेशंस उसमें इंट्रोड्यूस करवाई गई, क्या उससे वो डिजायर्ड रिजल्ट, जिस रिजल्ट के लिए वो पॉलिसी बनाई गई थी, क्या वो डिजायर्ड रिजल्ट मिल सके या नहीं मिल सके, अगर नहीं मिल सके तो क्या उस पॉलिसी को टर्मिनेट किया गया या नहीं किया गया। अब इसके लिए आपने ये जो प्रोसेस है आपका पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस वाला, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के सिलेबस का, वो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज एजेंडा सेटिंग, एजेंडा सेटिंग क्या होती है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन क्या होती है, पॉलिसी एडॉप्शन क्या होती है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इवैल्यूएशन क्या है, टर्मिनेशन क्या है। आपने ये सारे स्टेप्स पढ़ने हैं। जब आप ये सारे स्टेप्स पढ़ेंगे, जब आप किसी अच्छे बुक सोर्स से, फॉर माय स्टूडेंट्स आई डू रिकमेंड हैंडबुक ऑफ पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस, जिसके अंदर हैरल्ड लैसवेल ने जो मॉडल दिया था पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस का, वो मैं पढ़ाती हूँ, विच इज अ वेरी वाइडली यूज्ड मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस। इसके अंदर और भी मॉडल्स हैं विच आर मोर और लेस सेम, सिर्फ आप कह लें कुछ टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट है, अदरवाइज जो जिस्ट है आपके हर मॉडल की वो सेम है। और जो पाइनियर थे इस फील्ड के वो हैरल्ड लैसवेल थे, विच इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मॉडल in the study of public policy analysis. So the first thing that you're supposed to do for your governance and public policy paper is choose a policy and understand it holistically, entirely. ठीक है जी। उसके बाद आपको जब हर स्टेप का पता होगा ना, एजेंडा सेटिंग क्या है, एजेंडा सेटिंग में कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन से एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन क्या है, इसकी क्या डायमेंशंस होती हैं, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन या एडॉप्शन क्या है, उसके अंदर कौन कौन से चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं, पॉलिसी इवैल्यूएशन क्या है, उसमें कौन कौन सी मेथडोलॉजीज, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज आप यूटिलाइज करते हैं इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट योर पॉलिसीज एंड व्हाट एग्जैक्टली इवैल्यूएटिंग अ पॉलिसी इज। फिर पॉलिसी टर्मिनेशन क्या है। जब आप अपना ये पूरा का पूरा प्रोसेस अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो फिर ये जो लास्ट पार्ट है, ऑल्सो डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस एट ईच स्टेप, ये आपके लिए फिर सबसे आसान पार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये हम साथ साथ हर स्टेप को, जब मैं अपने रेगुलर सेशंस में ये टॉपिक पढ़ाती हूँ, तो हर स्टेप में जो जो भी कंसिडरेशंस होती हैं, जो जो चीजें उसके अंदर इम्पोर्टेंट होती हैं, सिग्निफिकेंट होती हैं, मैं उसके साथ कवर करवाती हूँ, राइट। So for this purpose, you must know what exactly this public policy analysis process is, and you must also be familiar with at least one policy in any sector, any policy of your choice that you can think you can utilize in your paper effectively, right? So this is my attempt, or I can say my effort, to make you understand how you're supposed to attempt a question, how you're supposed to differentiate between different terminologies. If the examiner has asked you to critically evaluate what is expected from you, if he has asked you to describe or discuss, अब जब देखिए जब उसने discuss की बात की है ना, तो वो आपसे कोई आर्ग्यूमेंट्स चाह रहा है, और वो ये चाह रहा है कि आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करें विद रेलेवेंट एविडेंस। ये चीज आपने अपने बिल्कुल माइंड में रखनी है कि इफ यू आर आंसरिंग अ क्वेश्चन विद योर ओपिनियंस, चाहे वो कोई ओपिनियनेटेड क्वेश्चन ही है, उसने आपसे आपका ओपिनियन ही मांगा है, अगर आप अपना ओपिनियन भी दे रहे हैं, अपना स्टांस भी दे रहे हैं, स्टिल योर ओपिनियन विदाउट एनी एविडेंस इज नॉट सफिशिएंट। आपने अपने ओपिनियन को सपोर्ट करना है, उसके लिए आप डिफरेंट सोर्सेस इस्तेमाल कर सकते हैं।
आप किसी ऑथर को कोट कर सकते हैं, किसी फिलोसोफर को कोट कर सकते हैं, आप उसके अंदर किसी रिपोर्ट का हवाला दे सकते हैं, आप उसके अंदर किसी ऑर्गेनाइजेशन जो इतनी आपकी वाइडली रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप उनकी किसी रिपोर्ट का जो है वो रेफरेंस दे सकते हैं, आप गवर्नमेंट की किसी रिपोर्ट का रेफरेंस दे सकते हैं, आप कोई स्टैट्स एंड फिगर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इट शुड बी ऑथेंटिक एंड इट शुड बी वैलिड। ठीक है जी। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट part in your paper. You're not just supposed to give your opinions, you're not just supposed to fill the sheets with what you think is right, you're supposed to give your stance along with evidence and justifications. फिर अगर उसने आपसे कंपेयर की बात की है, तो कंपेयर, जैसे फॉर एग्जांपल उसने आपसे किसी भी क्वेश्चन में कंपेयर की जो है आपको कमांड दी है, इट मीन्स कि आपने उसके अंदर सिमिलैरिटीज भी बतानी है, आपने उसके अंदर डिफरेंसेस भी बताने हैं। अभी रिसेंटली आपके एक पेपर में उसने आपसे जो है वो कंपैरिजन मांगा है बिटवीन मैक्स वेबर एंड बिटवीन वुड्रो विल्सन। ठीक है, तो उसका ये मतलब है वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसके अंदर सिमिलैरिटीज भी बताएंगे, आप उसके अंदर डिफरेंसेस भी बताएंगे। अगर वो आपसे सिर्फ कहता है कि आपने कंट्रास्ट करना है, तो इट मीन्स वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपने डिफरेंसेस बताने हैं। अगर वो आपसे कह रहा है कि आपने कमेंट करना है, इट मीन्स कि वो आपसे आपका ओपिनियन मांग रहा है, राइट? सो ये चीजें जब आपको पता होंगी, जब आप अपने क्वेश्चन में इस चीज को डिस्टिंग्विश कर लेंगे कि जी ये आपका सेटल्ड फैक्ट है और ये आपका सवाल है, तो फिर आपके लिए ये चीजें करना आसान हो जाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि उसने आपसे एग्जैक्टली मांगा क्या है, आपसे एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है किसी भी क्वेश्चन में। Now I will come to your questions. I will just check the chat box to know what you have asked me, and then I'll try to address all the questions that you have asked. Uh, आप जो आपसे उसने सीक्वेंस पूछा है ना, जिस सीक्वेंस में उसने आपसे चीजें पूछी हैं, ट्राई टू स्टिक विद दैट सीक्वेंस। उसके लिए ये है जी, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर, कोई भी आपको लगता है 2023 का पेपर या 2022 का पेपर, उसके अंदर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लगता है विच यू थिंक यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, और विच यू थिंक कि आपके लिए वो कॉम्प्लेक्स था, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको कॉम्प्रिहेंड करना, यू आर मोर देन वेलकम टू अटेम्प्ट एनी ऑफ द क्वेश्चन, एंड आप उसकी कोई मुझे जो है आउटलाइन बनाकर या आप उसको अटेम्प्ट करके मुझे भेज सकते हैं, एंड आई कैन प्रोवाइड यू विद फीडबैक अबाउट हाउ हाउ यू शुड बी अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन, या अगर आपने कोई लूप होल छोड़ा है उसमें, तो वो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि क्या गैप है आपके आंसर्स में। सो दिस यू कैन ऑलवेज फॉर दिस यू कैन ऑलवेज कम टू मी, you can always share your questions whatever you have attempted। अगर आपको 2023, 2022, 2021 किसी भी पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप अटेम्प्ट करके मुझे चेक करवाना चाहते हैं, you can always do that, and I can always provide you with a feedback, a constructive feedback on your attempted answer, so that you might be able to evaluate कि आपने कहाँ पर लूप होल छोड़ा है। अगर नंबर कम आए हैं तो वो क्यों कम आए हैं, what is the reason behind it। so इसके लिए आप जो है अपने आप को टेस्ट करने के लिए you can always consult me। आप मुझे भेज सकते हैं अपना जो भी आपने मटेरियल, कोई भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, you can always send that to me and I can always give you the feedback। you can ask Wahid bhai, and he can always tell you that how you're supposed to contact me। Right, Jay. So this is it for the paper discussion and how you're supposed to improve your technique to attempt paper। I wish you all the best for your exams, and I hope that you secure a very good grade, a very good score in your papers, inshallah। Take care. Thank you for attending the session. Take care and Allah Hafiz.